नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हाल ही में जो है दिल्ली के विद्यालयों के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम के अंदर जो है हमारे देशभक्त क्रांतिकारी के नाम से एक किताब, जो कि ये किताब मेरे साथ और मेरे पास है, ये किताब लॉन्च की है। और इसमें जो है उन्होंने हमारे देश के 100 क्रांतिकारियों के बारे में, 100 क्रांतिकारियों के बारे में, देशभक्त के बारे में जिक्र किया है। और जितने भी विद्यार्थी जो दिल्ली के स्कूलों में पढ़ते हैं और उसके बाद इस किताब को जो देश के बाकी हिस्सों में जो पढ़ा जाएगा, उन्हें हमारे जितने भी देशभक्त क्रांतिकारी रहे हैं उनकी ये बलिदान, उनके योगदान के बारे में उन्हें बताने के लिए कि हमारे पास जो आज जो 75 साल बाद जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वो आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है। उसके पीछे जाने कितने लोगों ने अपने जानों की आहुति दी है, जितने लोगों ने इस इस पूरे के पूरे संघर्ष में जो बलिदान दिया है, उनके बारे में दिल्ली के तमाम विद्यार्थियों को और देश के तमाम लोगों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो है ये बुक जो है ये इंट्रोड्यूस किया है दिल्ली के तमाम स्कूलों के अंदर हमारे देशभक्त क्रांतिकारी के नाम से। साथ ही मैं इस बुक के अंदर जो 100 हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स के बारे में मैं बात करूंगा, आपके सामने डिस्कस करूंगा कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है। हालांकि बहुत डिटेल्ड मैनर में तो नहीं लिखा गया है, लेकिन जितना कुछ लिखा गया है मैं आपके सामने वो डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं आप सब लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को पर्सनली कभी मौका मिले इस बुक को पढ़ने का, तो प्लीज़ इस बुक को ज़रूर पढ़ना। क्योंकि देखिए, इट्स नॉट अबाउट to enhance your knowledge or the information, but it is actually very important to understand the feelings of such people, those who had done something better for the betterment of the nation। आपके अंदर, हमारे अंदर, हम सब के अंदर जो है ये फीलिंग वाकई में आनी चाहिए कि कैसे हमारा देश जो है वो आगे बढ़े। 21st सेंचुरी के अंदर जो हम सपना देख रहे हैं कि हिंदुस्तान या भारत जो है वो पूरी दुनिया के भूगोल के अंदर जो है वो विश्व गुरु के नाम से अपने आप को जो है दर्ज करवा पाएगा, तो उसमें हिंदुस्तान के हर एक नागरिक का, हर एक पर्सन जो इस देश में रहता है, जो इस देश को अपना देश मानता है और इस देश की मिट्टी के लिए कुछ करना चाहता है, उन सब की जिम्मेदारी है कि अब इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। इसी मकसद से कि लोगों के अंदर ये भावनाएं जागृत हो, इस हमारे देशभक्त क्रांतिकारी नाम की किताब को लिखा गया है और इसको जो है पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। इसमें 100 के 100 जो कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में मैं स्टडी करने वाला हूं आपके साथ। आप लोग मेरे साथ जुड़े इस सीरीज़ के अंदर। ये सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत कम शब्दों में जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है इनके बारे में पता चलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस किताब के बारे में। हमारे देशभक्त क्रांतिकारी, हमें इनके जैसा बनना है, ये संकल्प आपको अपने अंदर लेके आना है। देखिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप इनकी तरह बने तो अपने अंदर का जो आपका अपना खुद का कैरेक्टर है आप उसे भूल जाए, लेकिन इनके कैरेक्टर्स को जब आप अपने अंदर डालेंगे ना, तो कहीं ना कहीं जो आपका जो अपना खुद का कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्रूव होकर सामने आएगा। क्योंकि आफ्टर ऑल देखिए, एक होता है कि आपका खुद का जो अपनी खुद की जो क्रिएटिविटी होती है, और एक होता है जो पहले के टाइम के लोगों का अपना खुद का एक एक्सपीरियंस है। उन दोनों को मर्ज करके जब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे ना, आई एम टेलिंग यू, यू आर नॉट गोइंग टू फॉल डाउन on any ground, and you will get success in at every situation, at every circumstance, I am telling you. So for that purpose you should understand that how we can have the information and the knowledge of all these things for the development and the enhancement of our understanding or knowledge। सबसे पहले इस किताब के अंदर जिस कैरेक्टर के बारे में बात की गई है उसके बारे में जाहिर सी बात है हिंदुस्तान का हर एक नागरिक जो है, शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने जवानी के दिनों में अपने अंदर इस कैरेक्टर को ज़रूर महसूस करता है। दैट इज़ शहीद भगत सिंह। शहीद आजम की कहानी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि दुनिया भर में जब भी अपने देश के लिए जान कुर्बान करने वाले नौजवान की बात आती है तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाता है, यकीनन। और हो भी क्यों ना, केवल 23 साल की उम्र में, जिस समय हमारे यहाँ बच्चे कॉलेज की पढ़ाई पूरे कर रहे होते हैं, उस उम्र में उन्होंने अपने विचारों और अपने देशभक्ति के दम पर अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी थी। बिल्कुल, आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में नौजवान शहीद भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। भगत सिंह जैसा बनना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें उनके बचपन को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है और बहुत आवश्यक है। उनके बचपन से जुड़ा हुआ एक बहुत मशहूर किस्सा है जो हर बच्चे को जानना और समझना चाहिए। जैसे कि ये किताब कहती है कि
यही किस्सा हमें ये बताता है कि देशभक्ति का भाव हमारे अंदर सिर्फ बड़े होकर नहीं आता, बल्कि बचपन से ही इसका होना कितना ज़रूरी है। देखिए, इसमें बचपन से इस भाव के होने का मतलब ये है कि आप जो कुछ भी सीखते हैं अपने जीवन के अंदर, वो कहीं ना कहीं आप अपनी अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी से ही सीखते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फैमिली में और जो सोसाइटी में हो रहा है, आप उसको नोटिस करते हैं। भगत सिंह का कैरेक्टर ये था कि वो इग्नोर नहीं करते थे। आप देखेंगे कि लोग अक्सर जो है मतलब ज़्यादातर होता है ऐसा यूथ के अंदर कि वो चीज़ों को नेगलेक्ट करते हैं, वो अवॉइड करते हैं कि यार व्हाट इज़ आवर रिलेशन टू ऑल दीज थिंग्स, हमें क्या करना है इन सब चीज़ों से, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन भगत सिंह वॉज अंडरस्टैंडिंग कि यार ये लोग मेरे हैं, ये ये सोसाइटी मेरी है, ये देश मेरा है। ये फीलिंग होना ही अपने आप में देशभक्ति की पहली निशानी है बेसिकली। एक बार की बात है, भगत सिंह के चाचा घर में एक बंदूक लेकर आए। उन्होंने अपने चाचा जी से पूछा कि इससे क्या होता है। तो चाचा जी ने बताया कि वे इससे अंग्रेजी हुकूमत को दूर भगाएंगे। कुछ दिनों बाद जब भगत सिंह अपने चाचा के साथ खेतों में काम करने गए तो देखा कि उनके चाचा वहाँ एक आम का पेड़ लगा रहे थे। तब भगत सिंह ने पूछा, चाचा जी ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, मैं आम का पेड़ लगा रहा हूँ जिस पर बहुत से आम लगेंगे और हम सब इसे खाएंगे। थोड़ी देर में चाचा का ध्यान बालक भगत सिंह की ओर गया और उन्होंने देखा कि बालक भगत सिंह छोटी छोटी लकड़ियां खेत में गाड़ रहा था। चाचा जी ने पूछा, तुम खेत में क्या कर रहे हो? ये क्या गाड़ रहे हो तुम ये? चाचा जी ने सोचा होगा बच्चे का जवाब आएगा कि मैं खेल रहा हूँ, लकड़ियाँ गाड़ रहा हूँ। लेकिन बच्चे का उत्तर सुनकर वे और पीछे खड़े खड़े परिवार के बाकी लोग भी हैरान रह गए कि भगत सिंह ने कहा था कि मैं इसमें बंदूक बो रहा हूँ। चाचा जी ने फिर पूछा, तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? भगत सिंह बोले, मैं जानता हूँ कि हमारा देश गुलाम है और हमें आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए बहुत सारी बंदूकों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बंदूकें बो रहा हूँ। जब बहुत सारी बंदूकें होंगी तब हम सब अंग्रेज़ों से लड़ेंगे और उन्हें अपने देश से भगा देंगे। उस दिन भगत सिंह के चाचा जी और पिताजी ने तय किया कि बचपन में इस बच्चे के विचार इतने क्रांतिकारी हैं तो इसमें हम इसके पालन पोषण में और इसकी गतिविधियों पर विशेष नज़र रखेंगे या रखनी होगी हमें, ताकि इसके अंदर की ये प्रतिभा निखर कर आए, ये ऊर्जा कहीं और न बह जाए। बाद में ऐसा ही हुआ, दुनिया भगत सिंह को जानती ही नहीं बल्कि आज पूजती है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम इस पर्टिकुलर मतलब चैप्टर से या भगत सिंह के कैरेक्टर से सीख सकते हैं वो क्या, कि हमें अपने आसपास की सोसाइटी के अंदर जो चीज़ हो रही है पहले उसे नोटिस करना है, उस पर हमें अवॉइड नहीं करना। देखिए, ये सोसाइटी, आई एम टेलिंग यू, ज़रूरी नहीं है कि किसी बड़े पोस्ट पे बैठकर या यूँ समझ लीजिए कि एक 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 अवेटेड टाइम के बाद जाके जो है उसे डेवलप किया जा सकता है। आप छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन से जो है इस देश को जो है बेहतर बना सकते हैं। आप अपनी सोसाइटी के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को करके, मतलब कि एटलीस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो ना, क्वेश्चन रेजिंग करना या सवाल पूछना, या यूँ समझ लीजिए कि हमारे यहाँ पे जो सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, अगर उसमें आप मतलब समझ लिए कि एटलीस्ट कम से कम आप अपना पार्टिसिपेशन जो है दे पा रहे हैं। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बोलूँ, जिस तरह से कि जैसे कि मतलब मैंने कई बार इस बात को नोटिस किया हुआ है कि जैसे कभी कभी क्या कहते हैं, लड़ाई हो रही होती है हमारे यहाँ पे, तो अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि यार हम इसमें इन्वॉल्व मत हो, क्योंकि अक्सर दो लोगों की लड़ाई होती है तो तीसरा ही फंसता है। हाँ, ये नेगेटिव थिंकिंग है। आपको इसमें पॉजिटिविटी क्या रखनी है कि यार दो लोगों की जब लड़ाई होती है उसमें कोई तीसरा जाए तो हो सकता है ये सुलझ भी तो सकता है। हर बार लड़ाई क्यों होगी? हो सकता है तीसरे के जाने से मामला शांत भी हो जाए। क्या दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल नहीं देखे गए हैं कि किसी तीसरे के इन्वॉल्व होने के बाद प्रॉब्लम खत्म हुई है? तो दिस कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। सो आई थिंक वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, दूसरा कैरेक्टर जो हमारे सामने है दैट इज़ चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों के साथ एक प्रदर्शन में शामिल होने पर पुलिस ने 14 साल के एक बच्चे को गिरफ्तार कर लिया। 14 साल के बच्चे को, ध्यान से सुनिएगा। उसे जज के सामने पेश किया गया। यहाँ जज ने उस बच्चे से उसका नाम पूछा तो पूरी दृढ़ता से उस बच्चे ने जवाब दिया, मेरा नाम आज़ाद है। पिता का नाम पूछने पर जोर से बोला, स्वतंत्रता। और पता पूछने पर बोला, जेल। मतलब अपना नाम आज़ाद बता रहे हैं, पिता का नाम जो है वो स्वतंत्रता बता रहे हैं, और जो मतलब अपना एड्रेस बता रहे हैं, पता बता रहे हैं, वो किसको बता रहे हैं? जेल को बता रहे हैं। ओके, इस पर जज नाराज़ हो गया और बच्चे को सरेआम 15 कोड़े लगाने की सज़ा सुनाई गई। बदतमीजी की सज़ा कह सकते हैं आप, लेकिन आप
हिम्मत देखिए, ठीक है ना। ये कोई आम बात नहीं है जज के सामने खड़े होकर इस तरह के स्टेटमेंट देना, वो भी तब जबकि आपके देश में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव जो है वो और जुडिशरी जो है वो मतलब आपका नहीं है, आपका खुद का मतलब कि क्रिएटेड जो नहीं है वो। ऐसी कंडीशन में या ऐसे क्या कहते हैं मतलब कैरेक्टर के सामने, इतने बड़े पोस्ट के सामने इस तरह की बातें करना, और इतने हक से बात इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि इनको पता था कि ये देश मेरा है और ये लोग जबरन हमारे देश को गुलाम बनाकर यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने बोला, इनको 15 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई गई। जब उस बच्चे की पीठ पर कोड़े बरस रहे थे तो उसके मुंह पर कोई सिकन नहीं थी, मतलब समझ लो कि कोड़े पड़ रहे हैं और फिर भी रिएक्ट नहीं कर रहे वो किसी तरह का। वह तो बस एक स्वर में वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम ये कहे जा रहे थे। यह बच्चा चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से पहचाने जाने लगा। ये वही चंद्रशेखर आज़ाद थे जिनके नाम मात्र से अंग्रेजी पुलिस कांपने लगती थी। और ये वाकई में, आई एम टेलिंग यू, आप कभी किसी डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे या किसी मूवी में अगर चंद्रशेखर अगर आज़ाद को देखेंगे, आई थिंक शहीद भगत सिंह नाम की एक मूवी जिसमें सनी देओल ने चंद्रशेखर आज़ाद का रोल प्ले किया है, आप देखना उनके कैरेक्टर को, जो कैरेक्टर सनी देओल ने उसमें प्ले किया और जिस तरह से किया है बिल्कुल वही कैरेक्टर हुआ करता था चंद्रशेखर आज़ाद का। एक निडर कैरेक्टर होना और अपनी बात को बेबाकी से कहने वाला इंसान, इस तरह का कैरेक्टर जो था वो चंद्रशेखर आज़ाद का वाकई में हुआ करता था। चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स को गोली मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। तो 1928 में क्या हुआ कि लाहौर में जो है बेसिकली एक सॉन्डर्स नाम के क्या हुआ था कि ये जो है इंसिडेंट जो था वो उससे एक साल पहले का इंसिडेंट है। 1927 में जो है मतलब कि हमारे देश के अंदर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो एक नया एक्ट आने वाला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके लिए एक कमीशन आने वाला था, ठीक है। और वो कमीशन जो है, उस कमीशन के अंदर जितने भी लोग जो होने वाले थे, जो अधिकारी जो उसमें शामिल थे, उसमें सारे के सारे अंग्रेज़ थे। और उसमें एक भी हिंदुस्तानी ना होने की वजह से जो है उस कमीशन के खिलाफ जो है हिंदुस्तानी प्रदर्शन कर रहे थे। और उस कमीशन के जो हेड थे उनका नाम था जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। तो साइमन जो वहाँ से आ रहे थे ब्रिटेन से, उनको जब भेजा जा रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, उसके विरोध में जो है यहाँ से जो है लाला लाजपत राय और उनके जो समर्थक थे वो लोग सारे पहुँचे थे रेलवे स्टेशन के पास और साइमन गो बैक का नारा लगाया था। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने जो है पुलिस को लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया और लाठीचार्ज के ऑर्डर के बाद क्या हुआ कि लाला लाजपत राय की उन्होंने लगातार लाठियों से मार मार कर जो है उनकी वहीं पे हत्या कर दी। तो इस वजह से क्या हो गया कि जितने भी जो जो रिवॉल्यूशनरी थे हमारे, जितने भी गरम दल के या यूँ कह लीजिए एक्सट्रीमिस्ट हमारे जितने भी नेता थे या सॉरी जो क्रांतिकारी थे, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, ये सारे के सारे जो हैं वो काफ़ी गुस्से में आ गए थे। और इसी का बदला जो है वो 1928 में जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने लाहौर में ब्रिटिश पुलिस के अधिकारी सॉन्डर्स को गोली मारकर जो है इस हत्या करके जो है उनसे बदला लिया था। तो उन्होंने साथ में उन्होंने सरकारी खजाने को लूट कर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया। क्या किया कि उन्होंने काफ़ी सारे मतलब एक काकोरी कांड किया था 1925 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने जो है अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटा था, क्योंकि ये लोग जो है हिडन तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करते थे, इसके लिए जो है इनको पैसे की आवश्यकता होती थी। उनका मानना था कि यह धन भारतीयों का ही है और उनका ये कहना था कि हम अंग्रेज़ों से जो है उनका पैसा नहीं छीन रहे, बेसिकली उन्होंने हमसे छीना है और हम उससे वापस ले रहे हैं उनसे। तो ये कहकर वो इस चीज़ को करते थे, इस चीज़ को अंजाम देते थे। तो उसमें क्या हुआ कि राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में आज़ाद ने काकोरी कांड, जैसा कि मैंने आपको बताया, राम प्रसाद बिस्मिल भी उसके अंदर हुआ करते थे, और इन्होंने 1925 के अंदर काकोरी कांड का जो है मतलब कि एक इवेंट या एक्सीडेंट या सॉरी इंसिडेंट यहाँ पे कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि चंद्रशेखर आज़ाद कहते थे कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद का ये प्रण था, ये मतलब कि उन्होंने ये डिसाइड किया था कि मैं कभी भी जो है किसी भी अंग्रेजी अधिकारी के जो शिकंजे में नहीं आऊँगा, और कभी इस तरह का अगर इंसिडेंट बाय द वे अगर हो भी गया कि मुझे अगर किसी ने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो मैं जो है मतलब अपने आप को खुद मार लूँगा, लेकिन मैं किसी के हाथ में नहीं आऊँगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है इस नारे को हर क्रांतिकारी युवा रोज़ दोहराता था कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे और आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे। वे जिस शान से मंच से बोलते थे, हमारे हजारों युवा उनके साथ देश के लिए जान लुटाने को तैयार हो जाते थे। मतलब कहते हैं ना कि द लीडरशिप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, आई एम टेलिंग यू। लीडरशिप की क्वालिटी जो थी वो चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर इतनी लाजवाब थी कि उनके एक कहने पे मतलब समझ लो कि उस टाइम पे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है मतलब आज का उत्तर प्रदेश भी खैर मतलब कि अपने आप में मतलब कह लीजिए कि
उत्तर प्रदेश अगर हिंदुस्तान में ना हो तो हिंदुस्तान मतलब अधूरा सा लगेगा या अधूरा सा रहेगा, उस तरह का स्टेट है आज भी उत्तर प्रदेश। और तब भी वैसे स्टेट हुआ करता था। तो उसमें चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे युवा हुआ करते थे जिनकी एक आवाज़ पे जो है मतलब समझ लो कि पूरा का पूरा जो मतलब महकमा जो था ना वो जाग जाता था। चाहे मतलब हो सकता है कि बहुत से लोग ओपनली सपोर्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन उनके मतलब उनके आह्वान पे कहीं ना कहीं एक संकल्पित हो जाता था हर एक युवा। तो ये उनके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी लीडरशिप की। 7 फरवरी 1931 के दिन चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जो है अपने एक साथी के साथ बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे। ये 7 फरवरी 1931 का जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट डेट है सर। मतलब मैं आपको बोलूँगा कि मतलब समझ लो कि ये एक ऐसा दिन है कि जब आप ये कह सकते हैं कि लाइक एक एक धोखा, ठीक है। वरना चंद्रशेखर आज़ाद अगर जिंदा होते तो शायद मतलब आज मैं इमेजिन करता हूँ कभी कभी कि 1947 तक अगर वो चलते देश के साथ, तो मतलब एक एक अलग ही मतलब रुतबा होता है। क्योंकि जैसे जैसे इंसान जो है एक्सपीरियंस्ड होता चला जाता है, या एक टाइम के बाद जो है लीडरशिप की क्वालिटी, क्योंकि एक्सपीरियंस उसके साथ लगातार चलता रहता है ना, तो वो जो डेवलप होता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही वाकई में मतलब कि आपका जो है एक अलग ही रुतबा होता है चंद्रशेखर आज़ाद का, और उनका कंट्रीब्यूशन मतलब वाकई देखने लायक होता है। मैं कभी कभी इमेजिन करता हूँ ये सब चीज़ें कि ये लोग अगर लंबे टाइम टाइम तक चलते, जैसे भगत सिंह जो है वो भी ज़्यादा उम्र तक जो है वो नहीं जी पाए, 23 ईयर्स जैसा कि मैंने अभी इसमें पढ़ा था। और जो है क्या कहते हैं आपका जो है मतलब 23 साल की उम्र, और यहाँ पर देखिए ये भी ज़्यादा मतलब एज नहीं थी। और 7 फरवरी 1931 के दिन एल्फर्ड पार्क इलाहाबाद के अंदर ये बैठे हुए थे और विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी अंग्रेज़ों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। एंड ही वाज नोइंग अबाउट दीज थिंग्स कि मतलब कि कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है उनके बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर दी है। शायद वो यही फ्रेंड है जो बैठा हुआ था साथ में। आई एम नॉट बीइंग एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ हिम, बट आई थिंक यही थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने दोस्त को तो भगा दिया, और क्या हुआ कि चंद्रशेखर आज़ाद ने उसको भगा दिया और खुद रुक गए कि तुम निकलो, मैं हैंडल करता हूँ इस पूरे सिचुएशन को। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने दोस्त को तो भगा दिया, पर खुद अंग्रेज़ों का अकेले ही सामना करते रहे। और अंत में अंग्रेज़ों की एक गोली उनकी जांग में लग गई। आज़ाद की बंदूक में एक ही गोली बची हुई थी, और चंद्रशेखर आज़ाद ने यही प्रण लिया था कि कभी भी जिंदा पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। जैसे कि अभी हमने हाल ही में देखा था, वो कह रहे थे कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे। तो वही मामला बाद में भी आ गया। तो अंत में क्या किया कि जब उनको लगा कि भाई एक ही गोली बची हुई है, अब क्या करना है, ठीक है, और चारों तरफ से पुलिस ने मतलब कि घेर रखा है, तो वो आखिरी गोली जो है वो उन्होंने अपने आप को मार ली। पुलिस के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद का इतना भय था कि किसी की भी उनके मृत शरीर के पास जाने तक की हिम्मत नहीं थी। उनके शरीर पर गोली चलाकर और पूरी तरह आश्वस्त होकर कर ही पुलिस जो है चंद्रशेखर आज़ाद के पास जा पाई। मतलब समझ लो कि इतना खौफ कि मरे हुए इंसान के पास भी जाने में डर लग रहा था लोगों को, कि मतलब कि भाई मतलब कि भाई कहीं ऐसा ना हो जिंदा हो। तो दिस वाज द ऑरा ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद, यू कैन सी इन दिस। तो बाद में जब उनको लगा, उन्होंने फिर 3-4 गोलियां मारी, और 3-4 गोली मारने के बाद जब फाइनली उनको रियलाइज़ हो गया कि नहीं अब तो वाकई मर चुके हैं, तब चंद्रशेखर आज़ाद के पास जो है वो लोग गए। तो देख सकते हैं आपकी मतलब क्या ही बोलूँ मैं। आप अभी देखिए, अभी और कैरेक्टर्स आने वाले हैं, और मतलब लाजवाब कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे। राम प्रसाद बिस्मिल की बात करते हैं अब। राम प्रसाद बिस्मिल मतलब जब भी देशभक्ति की बात होती है तो आज भी दो सबसे महत्वपूर्ण गाने आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला और देश हित पैदा हुए हैं, देश हित पैदा हुए हैं, देश पर मर जाएंगे। देश में पैदा हुए हैं और देश पर मर जाएंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से मेरा रंग दे बसंती चोला तो आई थिंक सबने ही सुना हुआ है। मेरा रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे बसंती चोला, तो ये गाना तो आप लोगों ने सबने सुना हुआ है। और बाकी शायद मेरे को लग रहा है लिरिक्स इन्होंने जो लिखा है यहाँ पर, देश हित पैदा हुए हैं और देश पर मर जाएंगे, शायद ये लिरिक्स मैं रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहा। आप लोग गूगल या यूट्यूब करना, एक बार चेक करना इसके बारे में। तो ये दो गाने मतलब कहे जाते हैं कि ये मतलब आंदोलनकारियों के मतलब मनोबल को बढ़ाने के लिए जो है उस वक्त बहुत गाए जाते थे। बल्कि तब उस वक्त क्या, आज भी आपको पता है, और हम लोग और आप लोग बहुत गाते हैं। आज भी जब युवा इन गानों को सुनता है
तो उसके अंदर देशभक्ति की भावनाएं उफान मारने लगती है। ये दोनों गीत महान क्रांतिकारी भारत माँ के सच्चे वीर सपूत और आज़ादी के आंदोलनकारियों के सबसे लोकप्रिय कवि राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखे थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल का लिखा हुआ ये गाना जो है कि मेरा रंग दे बसंती चोला, ये बहुत ही मतलब फेमस सॉन्ग है। और वाकई में इसको सुनने के बाद जो है कि मतलब एक मोटिवेशन सा जाग जाता है इंसान के अंदर। तो इन्हीं के बारे में बताया गया है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कि जब जब भारत के स्वाधीनता इतिहास में महान क्रांतिकारियों की बात बात होगी, तब तब भारत माँ के इस वीर सपूत का जिक्र जरूर होगा। राम प्रसाद बिस्मिल एक महान क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। इन्होंने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से अंग्रेजी हुकूमत की नींदें उड़ा दी थी और भारत की आज़ादी के लिए केवल 30 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी। देखो 30 साल की उम्र में, ये भी देख रहे हैं, ये वो एज होती है जिस टाइम पे इंसान करियर या अपनी फैमिली या अपने खुद के पर्सनल लाइफ के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। लेकिन ये लोग देश के लिए परेशान थे, ये देश के लिए जो है मतलब कुछ भी कर जाने के लिए तैयार थे। इन सब लोगों के कंट्रीब्यूशन की वजह से ही शायद आज हम और आप जो हैं वो रूबरू हो पा रहे हैं इतनी आज़ादी से। हम अपने आप का जो कहते हैं ना कि लिबर्टी दैट वी हैव टुडे, कहीं ना कहीं वाकई में इनका कंट्रीब्यूशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। आप ज़रूर पढ़ें, इनके बारे में ज़रूर जानें। मैं आपके माध्यम से जो है इस बुक को आज आपके साथ कंप्लीट करना चाहता हूँ। वाकई में दिस इज़ वेरी मीन्स आई कैन से दैट दिस इज़ लाइक नॉट इवन आई विल से इमोशनल, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हालात ज़्यादा नहीं बदले हैं। हालात अभी भी हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे हम दिन रात लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारा जो यूथ है वो आज भी मतलब आज थोड़ा सा मतलब जितना उसका और पोटेंशियल है उतना शायद वो खुलकर कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। यू अंडरस्टैंड 64.3% जो है आपका मतलब 64.3% जो है हमारे देश के अंदर जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड के अंदर कंट्रीब्यूटर है हमारा यूथ। या इतना कंट्रीब्यूट कर सकता है, इतना यूथ है हमारे यहाँ पे जो 15 से लेकर 45 साल की उम्र के बीच का जो मतलब आपका जो है उम्र है हमारे देश में। तो मेरे हिसाब से दुनिया के अंदर इतना डेमोग्राफिक डिविडेंड कहीं नहीं है। अगर हम सारे मिलकर अगर अपना एफर्ट दे, जहाँ भी जिस भी तरीके से दे सके, तो हमारा देश जो है वो अगले 10 साल के अंदर मतलब समझ लो कि 5 से 10 साल के अंदर हमारा देश कहाँ से कहाँ चला जाएगा बस। और इस तरह की प्रेरणा कहाँ से आएगी? ऐसे लोगों को पढ़ने के बाद, ऐसे लोगों को जानने के बाद। तो इसीलिए इन लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी, हम सब के लिए भी, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो कहते हैं कि भारत की आज़ादी के लिए केवल 30 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त वे राम और अज्ञात के नाम से भी जो है लेख व कविताएं लिखते थे। तो अज्ञात मतलब ये अपना जो आइडेंटिटी है वो अपनी पहचान छुपा कर लिखते थे। राम के नाम से भी लिखते थे, अज्ञात के नाम से भी लिखते थे, और इनका पूरा नाम राम प्रसाद बिस्मिल है, जैसा कि आप जानते ही हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि उनकी प्रसिद्ध रचना मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए न जाने कितने क्रांतिकारी देश की आज़ादी के लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए। राम प्रसाद बिस्मिल ने मैनपुरी कांड और काकोरी कांड को अंजाम देकर अंग्रेजी साम्राज्य को हिला दिया था। तो काकोरी कांड में, और आपका जो है दूसरा जो है मैनपुरी कांड। मैनपुरी उत्तर प्रदेश के अंदर इलाका है एक, ठीक है। शायद मेरे हिसाब से जो है अभी मतलब अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम यादव जो है, शायद उनका जो है ये आई थिंक मेरे हिसाब से जो है ये जो है आपका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्रीज आई थिंक कॉन्स्टिट्यूंसी है ये, शायद मेरे हिसाब से, अगर मैं करेक्ट हूँ तो यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि आपका जो है इन्होंने काकोरी वाले कांड के अंदर जैसा कि बताया था राम प्रसाद बिस्मिल और आपका चंद्रशेखर आज़ाद, ये इनकी पूरी टीम थी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि वर्ष के क्रांतिकारी लगभग 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और स्वयं ही उन्हें प्रकाशित भी किया। उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई लगभग सभी किताबों को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। इनकी सारी किताबों को जो है ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया। पार्टी के कार्य हेतु धन की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए बिस्मिल ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। उनके नेतृत्व में कुल 10 लोगों, जिसमें अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ बख्शी, मनमथ नाथ गुप्त, मुकुंदी लाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी शर्मा और बनवारी लाल आदि शामिल थे। इन लोगों ने लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर ट्रेन रोककर 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना लूट लिया।
9 अगस्त 1925 दिन याद रखेंगे। काकोरी स्टेशन के पास इन्होंने जो है 10 लोगों के साथ जो है इन्होंने जो है इस खजाने को लूटा। ठीक है। 26 सितंबर 1925 को बिस्मिल के साथ पूरे देश में 40 से भी अधिक लोगों को काकोरी डकैती मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 26 सितंबर 1925 को जो है इनको रिकॉग्नाइज, हालांकि इनको उनको पहचान लिया था, इनकी पहचान हो गई थी कि इन्होंने लूटा था और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इनकी सोल जो है वो गिर गई थी ट्रेन के अंदर, और उस सोल को जो है बाद में वहाँ के किसी धोबी से पता लगवा कर जो है राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में पता लगवा लिया गया था, और बाद में जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया और फाइनली इनको जो है डकैती के आरोप में जो है इनको सज़ा सुनाई और इनको फांसी की सज़ा, मीन्स डकैती के लिए फांसी की सज़ा दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो कितना क्रूर, मतलब शासन व्यवस्था, कितनी क्रूर शासन व्यवस्था हुआ करती थी अंग्रेज़ों के समय में। आज आज आप देखिए, आज जो है, आज हमारे पास जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी जो हमारे पास आज मौजूद है, जो इक्लिटेरियन सोसाइटी जो आज हमारी है, मेरे हिसाब से इतनी आज़ादी उस वक्त नहीं थी। और उस वक्त जब इतनी आज़ादी ना हो, इस तरह के अंजाम देना कामों को, वाकई में अपने आप में जो है एक हिम्मत की, एक ताकत की और एक जुनून का काम ही हो सकता है ये। ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे दोस्तों। जिस दिन उन्हें फांसी दी जानी थी उस दिन बिस्मिल सुबह कसरत कर रहे थे। देख रहे हो? सुबह सुबह जो है कसरत कर रहे थे। उन्हें कसरत करता देख जेलर आश्चर्य में आ गया और जेलर ने उनसे पूछा कि तुम्हें कुछ ही घंटे में फांसी होनी है और कसरत कर रहे हो, तो भाई कसरत क्यों कर रहे हो? तो बिस्मिल ने जवाब दिया था कि वे भारत माता के चरणों में अर्पित होने वाले फूल हैं, उन्हें मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए बल्कि स्वस्थ व सुंदर दिखना चाहिए। क्या बात है! उन्होंने कहा कि मतलब जो है वो भारत माता के चरणों में अर्पित होने वाले फूल की तरह है, और उसे जो है क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए और सुंदर दिखना चाहिए। तो इसीलिए मैं मतलब जो है कसरत कर रहा हूँ और थोड़ा सा बॉडी वॉडी बनाकर जो है मैं चाहता हूँ कि इस माँ भारती के जो चरणों में जो है मैं अपने प्राणों की आहुति दे सकूँ। आप देखिए ज़रा मोटिवेशन का लेवल देखिए, वो भी किस स्टेज पे जब फांसी होने वाली है अगले को। तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर अबाउट इन दिस कैरेक्टर। कि पहली बात तो ये है कि मतलब कि देखो, ऐसा नहीं है कि मतलब कि सिर्फ वो लोग थे जो लोग मतलब कि शिक्षित नहीं थे जो कुछ भी है, लेकिन व्यवस्था ऐसी थी कि जहाँ पर मजबूर हो गए थे ये एक्सट्रीमिस्ट मतलब वे में जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने जो है नॉन कॉपरेशन में गांधी जी का साथ नहीं दिया, या इन लोगों ने जो है मतलब शांति के पथ पे चलने की कोशिश नहीं की, लेकिन इनको लगा कि यार नहीं यार, अगर सीधे तरीके से काम नहीं हो रहा है तो फिर हमें लगता है कि शायद एक एक ऐसा काम करना होगा जिससे कि पूरा देश जो है वो जागृत हो सके। और ये तीनों कैरेक्टर जो हमने पढ़े, जिसमें आपका भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल। चंद्रशेखर आज़ाद, सॉरी, भगत सिंह का जो एक किस्सा था जिसमें वो खेत के अंदर जो है बंदूक बो रहे थे, ये वाला इंसिडेंट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा जो है आपका जो है जो है दूसरा जो चंद्रशेखर आज़ाद का जो इंसिडेंट है कि जब उनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्र, और घर कहाँ है, वो जेल। तो ये जो इंसिडेंट था ये भी इम्पॉर्टेंट है। काकोरी में वो भी इन्वॉल्व थे, ध्यान रखेंगे। और सॉन्डर्स की हत्या जो हुई थी वो, उसमें भी जो है इनका नाम आया था। और फाइनली 1931 में जो है फरवरी में आपका जो है आपका यही कुछ 7 फरवरी को जो है उनकी डेथ मतलब हुई, जो क्या कहते हैं एल्फर्ड पार्क इलाहाबाद के अंदर, जिसका नाम आज की डेट में प्रयागराज कर दिया गया है। और राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बताया गया कि मेरा रंग दे बसंती चोला, और आपका जो है देश हित पैदा हुए हैं देश में मर जाए, देश पर मर जाएंगे। ये जो गाना है, ये इसके रचयिता या यूँ कह लीजिए इसके राइटर जो है वो ये राम प्रसाद बिस्मिल ही थे। और मेरे हिसाब से राम प्रसाद बिस्मिल का ये भी है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये थे। या शायद चलिए आप लोग गूगल कीजिएगा, मैं भी इसको गूगल करके आपको करेक्ट कर दूंगा बाद में, आई मीन अपने आप को कंफर्म कर दूंगा बेसिकली। तो ये कहानी, और ऊपर से और बाद में जब काकोरी कांड जब हुआ 1925 के अंदर, तो इनका नाम आया। 10 लोगों के साथ इन्होंने डकैती की थी, और जो है बाद में जो है आपका मतलब इसके बारे में पता लग गया, और लगभग 40 से ज़्यादा लोगों को जो है काकोरी डकैती के मामले के अंदर जो है वो फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो ये तीनों के तीनों कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आगे चलते हैं, अभी देखते हैं कि अगला कैरेक्टर कौन है। दैट इज़, सो अगला कैरेक्टर जो हमारे पास है दैट इज़ शहीद सुखदेव। शहीद सुखदेव बचपन से देश की आज़ादी का सपना पाले एक वीर सपूत केवल 24 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। 24 साल। आप देखेंगे एवरेज, आप देखिए 23 साल भगत सिंह का की एज
आप देखिए चंद्रशेखर आज़ाद भी कोई ज़्यादा एज के नहीं थे, मतलब बहुत कम एज में ही मतलब उन्होंने जो है फांसी के फंदे को, या सॉरी आई विल से कि मतलब कि जो है अंग्रेज़ी सरकार की गोलियों का सामना किया और अपनी जानों की आहुति दे दी बहुत कम उम्र में। और यही यही राम प्रसाद बिस्मिल को लेकर भी है। राम प्रसाद बिस्मिल ने भी बहुत कम आयु में जो है 30 साल की आयु में जो है उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, और यहाँ ये 24 साल की उम्र में, 24 30, 24 साल 30 साल, वहाँ पर जो है भगत सिंह 23 साल। और जहाँ तक मुझे आइडिया लग रहा है कि आपका चंद्रशेखर आज़ाद भी ज़्यादा उम्र में नहीं जिए। तो देख रहे हैं आपकी मतलब कि ये लोग अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार थे देश के लिए। तो कहते हैं कि जिस उम्र में युवा अपने करियर तक को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होते, उस उम्र में अमर शहीद सुखदेव ने सभी मोह का त्याग करते हुए देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। सुखदेव के मन में बचपन से ही ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों के खिलाफ क्रांतिकारी विचार उठने लगे थे। उनके दिमाग में बस एक ही विचार चलता था कि देश को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त कराना है। 1919 में जब जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां चलाकर अंग्रेजों ने भीषण नरसंहार किया था, तब सुखदेव की उम्र केवल 12 साल की थी। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने सभी प्रमुख इलाकों में मार्शल लॉ लगा दिया था। इस दौरान स्कूल कॉलेज विद्यार्थियों को अंग्रेज पुलिस अधिकारियों को सैल्यूट करने के लिए बाध्य किया जाता था कि आपको सैल्यूट करना ही पड़ेगा आपको अंग्रेजी अफसरों को। दिस वाज द कंपल्सन दैट हैड बीन इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट टाइम। सुखदेव ने पुलिस अधिकारियों को सैल्यूट करने से मना कर दिया, जिसके बदले में उन्हें अंग्रेज अधिकारियों से बेत भी खानी पड़ी। भारत में जब साइमन कमीशन लाया गया तो उसका भी सुखदेव ने जमकर विरोध किया। लाहौर नेशनल कॉलेज में पढ़ने के दौरान सुखदेव की मुलाकात भगत सिंह और राजगुरु से हुई। कहाँ पे? लाहौर नेशनल कॉलेज। तो लाहौर नेशनल कॉलेज में जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों की मुलाकात होती है। सुखदेव महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय से बहुत प्रभावित हुआ करते थे। ये सारे यूथ जो थे वो लाला लाजपत राय से काफ़ी प्रभावित थे वाकई में। पंजाब में लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय के निधन से उनका मन बहुत आहत हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपने मित्रों भगत सिंह और राजगुरु के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की ठानी। उन्होंने योजना बनाकर 1928 में अंग्रेजी हुकूमत के पुलिस अधिकारी सॉन्ड्रेस को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने ब्रिटिश पुलिस के होश उड़ा दिए। तो सॉन्ड्रेस की हत्या में शामिल थे। सॉन्ड्रेस की हत्या में आपका जो है शहीद सुखदेव भी उसमें शामिल हुआ करते थे। और ये सॉन्ड्रेस वही सॉन्ड्रेस है जो लाला लाजपत राय के आपका जो है मतलब कि डेथ में इन्वॉल्व हैं। नॉट डायरेक्टली आई विल से, बट इनडायरेक्टली ही वाज आल्सो इन्वॉल्व इन दैट इंसिडेंट। अंग्रेजों के लाए गए दमनकारी कानून के विरोध की योजना भी सुखदेव ने बनाई। हाँ, उसके खिलाफ जो उनकी जो दमनकारी कानून हुआ करते थे उसके विरोध की जो योजना थी वो सुखदेव ने बनाई थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए 8 अप्रैल 1929 को सुखदेव ने अपने साथी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली सेंट्रल असेंबली में अंग्रेजों के दमनकारी कानून के खिलाफ पर्चे बांटे और बम फेंका। तो कौन थे? एक तो क्या कहते हैं भगत सिंह थे, एक आपके जो है सुखदेव थे, और एक जो है आपके बटुकेश्वर दत्त। इन तीनों ने जो है 8 अप्रैल 1929 सेंट्रल जगह देखिए, सेंट्रल दिल्ली सेंट्रल असेंबली के अंदर 8 अप्रैल 1929 को जो है दिल्ली सेंट्रल असेंबली के अंदर जो है सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और आपका भगत सिंह, इन तीनों ने मिलकर जो है वहाँ पर पर्चे फेंके, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और साथ में उन्होंने बम फेंका। मगर वो बम किसी को डैमेज करने के लिए नहीं था, बल्कि वो एक अनाउंसमेंट था, बहरों के कान में आवाज़ पहुंचाने का एक तरीका था इन यूथ का। इट वाज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ किलिंग समवन, इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ दे वांटेड टू जस्ट स्टैच द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द पीपल ऑफ इंडिया ऑफ दैट टाइम। क्योंकि उस टाइम पे वाकई में बहुत ज़्यादा अराजकता फैली हुई थी पूरे देश के अंदर। इस चीज़ को लेकर इन्होंने जो है जागृत करने के लिए ये काम किया। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अंग्रेजों के कुछ शासन के खिलाफ आज़ादी का बिगुल बजाना था। वे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, पर वहाँ से भागे नहीं। सुखदेव को अपने साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को भारत के इस वीर ने अपने साथी भगत सिंह और राजगुरु के साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले से लगा लिया। तो आपका 23
मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, राजगुरु और आपका सुखदेव, इन तीनों को फांसी हुई और तीनों ने हंसते हंसते जो है फांसी के फंदे को चूमा और शायद एक ऐसा काम कर गए जिसे शायद हिंदुस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। मतलब भूलेगा क्या, कैसे भूल जाएगा? हम और आप लोग मिलकर जगाएंगे लोगों को और बताएंगे कि भाई साहब ये कंट्रीब्यूशन समझो। ठीक है, इट इज़ नॉट इट। देखिए ये किताब जो है ना, ये बाकी सारे किताब आपको एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है, आपके मार्क्स को इम्प्रूव करेंगे, बट ये किताब जो है वो आपके कैरेक्टर को इम्प्रूव करेगा। सो आई विल से कि आप देखिए कैरेक्टर बिल्डिंग ही आफ्टर ऑल हमारा पूरा का पूरा पर्पस है ना एजुकेशन का। हमारा जो नॉलेज का पर्पस है वो क्या है? हमारा कैरेक्टर। वो कैरेक्टर ऐसा जो कि बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाए और अच्छाइयों को बेहतर तरीके से लोगों के सामने लेके आए, ऐसा कैरेक्टर आपके अंदर पैदा करना, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलते हैं अगले क्रांतिकारी की तरफ, और अगले क्रांतिकारी भी वही है जिनका नाम अभी हाल फिलहाल में लिया गया, जिनका नाम था शहीद राजगुरु। बचपन से ही राजगुरु के अंदर जंग आज़ादी में शामिल होने की ललक थी। जंग आज़ादी में शामिल होने की ललक मतलब समझो एक अलग ही डेडिकेशन है, ठीक है ना। वाराणसी में पढ़ाई के दौरान राजगुरु का संपर्क वाराणसी में पढ़ाई के दौरान राजगुरु का संपर्क अनेक क्रांतिकारियों से हुआ। वे चंद्रशेखर आज़ाद से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उनके क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, चंद्रशेखर आज़ाद के ग्रुप का नाम क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। हालांकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी हुआ करता था फर्स्ट ऑफ ऑल नाम, लेकिन बाद में लाला लाजपत राय के रिकमेंडेशन के बाद जो है इसे आई थिंक 1928 के अंदर जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का नाम दे दिया गया था। वेयर इज़ दैट, या सॉरी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नाम से जो है इसको जाना गया। ठीक है, इसे कहते थे RS, आपका जो है HSRA। ठीक है ना, ध्यान रखना, पहले HRA हुआ करता था, बाद में H के अंदर एक S को डाल दिया गया, सोशलिस्ट को डाल दिया गया। ठीक है ना। उस वक्त उनकी उम्र केवल 16 साल थी। देखिए ध्यान रखिए, जब ये जुड़े तब इनकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 16 साल। 16 साल की उम्र में, इतनी छोटी उम्र में वे अपने करियर के बारे में ना सोचकर देश की आज़ादी के बारे में सोच रहे थे। राजगुरु का मकसद बन गया था कि ब्रिटिश अधिकारियों के मन में खौफ पैदा करना और देश की आज़ादी के लिए घूम घूम कर लोगों को जागरूक करना। दैट वाज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ शहीद राजगुरु, आई विल से इन दैट टाइम। उन्होंने भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की ठानी, जिनकी मौत साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त हुई थी, जैसा कि मैंने आपको कहा भी। अपने साथी भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर उन्होंने दिल्ली में सेंट्रल असेंबली में बम फेंक कर, देखो दिल्ली में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने में जो कौन कौन आए, आपका जो है बटुकेश्वर दत्त का नाम पहले ले चुका हूँ मैं, सुखदेव और भगत सिंह, और अब जो है राजगुरु का नाम भी क्या कहते हैं उसमें है। ठीक है ना। अंग्रेजी सरकार के कानों को खोलने का काम किया। राजगुरु का खौफ ब्रिटिश प्रशासन पर इस कदर हावी हो गया था कि उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस को विशेष अभियान चलाना पड़ा। पुलिस अधिकारी की हत्या के बाद राजगुरु कुछ समय नागपुर में रहे। वहीं से पुणे जाते वक्त पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और केवल 22 साल की उम्र में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी की सजा सुना दी गई। 22 ईयर्स ओल्ड ही डेड। 22 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई। और मीन्स डेथ का मतलब मेरा शहीद है। ठीक है ना, हम सारे के सारे क्रांतिकारियों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा बना के चलेंगे इसके अंदर। और 23 साल की उम्र में जो है आपका भगत सिंह की डेथ हुई। 24 साल की उम्र में जो है शहीद सुखदेव, 30 साल की उम्र में जो है आपका राम प्रसाद बिस्मिल, और लगभग इसी एज में जो है आपका जो है चंद्रशेखर आज़ाद की भी मतलब वो भी इस देश के लिए कुर्बान हो गए। तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये देखिए कि ये वो एज है जिस एज में सब कंसर्न होते हैं अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, लेकिन बहुत कम टाइम में ये देश के लिए। और देखिए आज तक नाम है इनका, हम और आप स्टडी कर रहे हैं, हम आप सब लोग इनको पढ़कर जानकर समझकर जो है अपने मनोबल को बढ़ाने की कोशिश में है कि यार हमें भी देश के लिए एक इस तरह का इंस्पिरेशन, इस तरह का एक डेडिकेशन रखना है अपने अंदर, जिससे कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, लोग हमें भी जाने, लोग हमें भी पहचाने कि हाँ देश में एक पर्सन आया था जिसने जो है इस देश की मिट्टी के साथ मोहब्बत को जो है साबित किया था और बताया था कि जितना मोहब्बत 1/125 और 130 करोड़ हिंदुस्तानी दूसरा करता है, उतना ही 1/125 और 130 करोड़ हिंदुस्तानी मैं भी हूँ या मैं भी करता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो फीलिंग्स है इसको डेवलप करने के लिए ही आपको इन कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। उसके बाद कहते हैं कि आपका जो है
मौत की सज़ा मिलने के बाद सुखदेव और भी खुश रहने लगे और कैदियों को हंसने हंसाने लगे थे। एक बार एक कैदी ने उनसे पूछ लिया था, अच्छा अच्छा, आपको जब इस तरह का जजमेंट जब आपको सुनने को मिलता है कि आपको फांसी की सज़ा दी जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक इंसान के पैरों से ज़मीन निकल जाती है। लेकिन बट्टू आपका जो है शहीद राजगुरु खुश होने लग गए और एकदम लोगों को जो है हंसा रहे हैं, खिला रहे हैं कि अरे मेरी ज़िंदगी का जो मकसद था वो पूरा हो गया, मैं इस देश के मतलब इस देश के लिए मैं शहीद हो रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का मतलब समझ लो कि दिस वाज द अल्टीमेटम दैट आई वांटेड फॉर माय लाइफ। तो कहीं ना कहीं ऐसा समझ लो कि सब कुछ मिल गया हो, ऐसा मतलब फीलिंग एक जनरेट हो गई। तो एक किस्सा है उसके अंदर, कहते हैं कि उनसे जो है एक कैदी ने पूछा कि क्या आपको मौत से डर नहीं लगता। तो उनका जवाब था कि मैंने जो किया मुझे उस पर गर्व है और इस सच का एहसास मुझे मौत को चैलेंज देने के बाद ही हुआ। हमारी मौत तो सार्थक होगी और आने वाले क्रांतिकारियों के लिए पथ प्रदर्शक बनेगी। तो मतलब इनसे पूछ रहे हैं कि आपको मतलब ऐसा तो नहीं, डर तो नहीं लगा या डर नहीं लगा आपको जो कुछ। उन्होंने कहा कि भाई मुझे जो है मौत के एहसास के बाद ही मुझे अपने जीवन पे गर्व एहसास हुआ, वरना इससे पहले तो मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने लक्ष्य को साधे बिना ही कहीं इस जीवन से ना चला जाऊं। लेकिन बाद में जब ये फैसला मैंने सुना तो मुझे लगा कि शायद मेरा जीवन जो है वो अब सफल हो गया और मैं अपने लक्ष्य में जो है कामयाब हो गया। वे अपनी मौत से घबराए नहीं, उन्हें ये गर्व था कि पक्के इरादों की वजह से वे अपने देश के लिए कुछ कर पाए। राजगुरु को अपनी मौत का डर नहीं था, बल्कि देश के लिए अपना जीवन काम आने पर गर्व था और वे खुशी खुशी देश के लिए मर मिटे। तो आप देख सकते हैं कि मतलब शहीद राजगुरु मतलब एवरी कैरेक्टर यू विल फाइंड आउट। शहीद भगत सिंह जो है बचपन से ही मतलब कि बंदूक बो रहे हैं आपका खेतों के अंदर। चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो बचपन में ही 15 कोड़े खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वंदे मातरम निकल रहा है। नाम पूछो तो आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्र, और जो है आपका मतलब जो पता बता रहे हैं तो वो जेल आपका जो है मतलब पता जो है वो जेल बता रहे हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड द कैरेक्टर दैट ही हैड। उसके बाद क्या कहते हैं आपका काकोरी कांड में हो या आपका 7 फरवरी आई थिंक 7 फरवरी 1931 के अंदर एल्फर्ड पार्क इलाहाबाद की घटना हो, उसमें जो मतलब उन्होंने निडर होकर जो है सामना किया और एंड में अपने आप को एक गोली मारकर जो है वो मतलब वो चले गए, लेकिन उन्होंने जो है अपने आप को अंग्रेजी सरकार के जो है मतलब कि हाथों में नहीं आ पाए कभी भी। उसके बाद आपका राम प्रसाद बिस्मिल, जिनका जो है आपका जो है मेरा रंग दे बसंती चोला गाना जो है मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब ये लोग इन्होंने भी काकोरी कांड के अंदर जो है 10 लोगों के साथ जो अंजाम दिया और उसके बाद जो है आपका मतलब मतलब देश के लिए 30 साल की उम्र में जो है ये अपने जानों की आहुति देकर चले गए। और शहीद सुखदेव का भी किस्सा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुखदेव ने भी जो है शुरुआत से ही मतलब जो है आपका मतलब 12 साल की उम्र से ही जो है इनके अंदर एक डेडिकेशन था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, और लाला लाजपत राय की संगत में और बाद में चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर जो है इन्होंने जो है 8 अप्रैल 1929 को जो है आपका जो है इनकी इनकी इनका भी मतलब ये भी शहीद हुए देश पर 8 अप्रैल 1929 को जो है। सो दैट वाज आल्सो वेरी नहीं नहीं 8 अप्रैल 1929 को तो दरअसल इन्होंने दिल्ली सेंट्रल असेंबली के अंदर बम फेंका था। उसके बाद तो 23 मार्च 1931 को जो है ये शहीद हुए। उसी तरह से शहीद आपका राजगुरु जो हैं ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के साथ जुड़कर जो है इन्होंने अपने क्रांतिकारी मंसूबों को जो है अंजाम दिया। और बाद में जो है मतलब जो इनके जीवन का एक लक्ष्य था कि मुझे इस देश के लिए जीना और मरना दोनों है, और ज़िंदगी और मतलब अपनी खुद की मौत जो इन्होंने मतलब एक शहीद के रूप में चुनी, शायद ये संभव करने में कामयाब हो पाए। सी द डेडिकेशन। आगे चलते हैं इसी डेडिकेशन को कंटिन्यू करते हुए। एंड द नेक्स्ट पर्सनैलिटी इन फ्रंट ऑफ अस दैट इज़ बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त मतलब अलग ही कैरेक्टर है ये भी वाकई अपने आप में। बटुकेश्वर दत्त के अंदर बचपन से ही अपने राष्ट्र और संस्कृति के लिए प्रेम था। वे केवल 14 वर्ष के थे जब उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए निर्णय ले लिया था। कितने साल की उम्र में? 14 वर्ष की उम्र में। गेटिंग द पॉइंट। 14 साल की उम्र में जो है ये क्या चाहते हैं कि अब मुझे देश की आज़ादी के लिए लड़ना है। 14 साल की छोटी उम्र से ही वे क्रांतिकारियों के संदेश वाहक के रूप में पर्चे बांटने का काम करते थे। तो जो जितने भी क्रांतिकारी हुआ करते थे उनके जो पर्चे जो हैं वो बांटना और अलग अलग जगहों पे फैलाना, उसे चिपकाना हर जगह पे, ठीक है, ये सारे जो मतलब एक तरह से
रिस्की काम है भाई, जाहिर सी बात है, पुलिस की निगाहें चारों तरफ है और उसमें आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो ये सब काम करते थे। स्वतंत्रता संग्राम में एक घटना घटी थी जो क्रांतिकारियों की वीरता का उदाहरण बनी। वह घटना थी दिल्ली के नेशनल असेंबली में भगत सिंह का बम फेंकना। जाहिर सी बात है, मैं जैसा जिक्र कर चुका हूँ कि यहाँ पर जो है आपका 8 अप्रैल 1929 को जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त साथ में हैं, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है कि अगर बहरों को सुनाना हो तो आवाज़ जोरदार करनी होगी, जैसा कि भगत सिंह कहते थे। इस घटना में बटुकेश्वर दत्त भी भगत सिंह और सुखदेव के साथ थे। इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भगत सिंह और सुखदेव पर कई केस थे, इसलिए उन्हें तो फांसी की सज़ा सुना दी गई। मतलब भगत सिंह और सुखदेव के ऊपर तो ये तो था ही। इधर ब्रिटिश सरकार ने बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सज़ा सुना दी और अंडमान निकोबार की जेल में भेज दिया। तो इनको जो है उम्र कैद, मतलब भगत सिंह और आपका सुखदेव जो है, इन दोनों को जो है वो फांसी की सज़ा हुई। राजगुरु को भी फांसी की सज़ा हुई, लेकिन जो आपका बटुकेश्वर दत्त है, इनको उम्र कैद की सज़ा हुई और इनको बाद में जो है भेज दिया गया आपका जो है अंडमान निकोबार के अंदर, क्योंकि पहले के टाइम में ज़्यादातर लोगों को जो है अंडमान निकोबार की ही जेल के अंदर भेजा जाता था। काला पानी की सज़ा जिसके बारे में आपने सुना हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो, मतलब जितने भी क्रांतिकारी होते थे उन्हें देश से बाहर अंडमान निकोबार के तट पे भेज दिया, ओ आपके आइलैंड पे भेज दिया जाता था। उसके बाद काला पानी की सज़ा के दौरान बटुकेश्वर दत्त पर अंग्रेज़ों ने बहुत अत्याचार किए, जिससे वे मरते मरते बचे। जेल में जब उन्हें पता चला कि उनके साथी भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, तो वो काफ़ी निराश हुए। उन्हें दुख इस बात का नहीं था कि उनके तीनों साथी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, बल्कि दुख तो इस बात का था कि उन्हें भी फांसी क्यों नहीं दी गई। आप क्या ही बोलूँ मैं। इसमें एक न्यूज़पेपर का भी आपका एक कटिंग है, मैं आपको दिखाता, लेकिन कोई नहीं, खैर मैं आपको वीडियो में भेज दूंगा उसको। ठीक है, तो ये थी बटुकेश्वर दत्त की कहानी। तो अभी तक हमने किन किन के बारे में सुना, हमने हमने भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, जो है आपका राजगुरु के बारे में, शहीद राजगुरु के बारे में, सुखदेव के बारे में, बटुकेश्वर दत्त के बारे में। ये सारे के सारे एक ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के ही सारे के सारे लोग थे ये लगभग। मतलब हर किसी, हाँ, सारे के सारे लोगों ने मतलब कि जो है एक साथ ही काम किया था, इसीलिए इनके बारे में जो है एक साथ ही दिया गया है, ठीक है ना। तो आप ये 6-7 कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा इन्वॉल्व होकर जानेंगे। बटुकेश्वर दत्त, अंडमान निकोबार के अंदर उम्र कैद की सज़ा उन्हें हुई। चंद्रशेखर आपका जो है चंद्रशेखर आज़ाद को जो है वो आपका 7 फरवरी 1931 के अंदर इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क के अंदर गोली मारकर जो है उनको, मतलब उनकी हत्या कर दी गई। वो सॉरी, एंड में सॉरी, उन्हें मतलब कि उन्होंने अपनी खुद की गोली पहले मार ली, उसके बाद जो उनको अंग्रेजी सरकार के मुलाजिमों ने जो है उन्हें गोली मारी। उसके बाद आपका जो है राम प्रसाद बिस्मिल को भी बाद में फांसी की, सॉरी, हाँ, फांसी की सज़ा हुई थी आपका जो है काकोरी कांड के वजह से, 1925 में जो काकोरी कांड किया था इन लोगों ने, ठीक है। और भी 40 लोगों को जो है मतलब कि लगभग इसके अंदर जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। तो लगभग लगभग आप देख सकते हैं कि बटुकेश्वर दत्त के बारे में बता ही दिया मैंने। सबके बारे में मैं बता रहा हूँ, ये सारे एक ही ग्रुप के लोग थे, जितने भी थे मैंने आपको बताया। भगत सिंह हो, आपका चंद्रशेखर आज़ाद हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, सुखदेव हो, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त हो, ये सारे के सारे। अब हम मूव कर रहे हैं किसके खिलाफ, अब हम अगला जो कैरेक्टर देखने वाले हैं दैट इज़ उधम सिंह। उधम सिंह इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कहते हैं वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में।